हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप सीएचसी सेंटर एग्जाम क्लास 11th की प्रिपरेशन कर रहे हो और वो भी मैथ या बायो स्ट्रीम से, क्योंकि दोस्तों आज की वीडियो में हम केमिस्ट्री के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि 2017 में पूछे गए थे। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से लास्ट तक बिल्कुल ध्यान से जरूर देखिएगा ताकि आपका कोई भी पॉइंट मिस ना हो पाए। और दोस्तों, आपको पता है किसी भी कंपिटेटिव एग्जाम को क्रैक करने से पहले उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको आइडिया लग जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और किस टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये रहा दोस्तों क्वेश्चन फर्स्ट आपके सामने। क्वेश्चन फर्स्ट है दोस्तों, इन गिवन टेबल विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, यानी दी गई सारणी के लिए निम्न में से कौन सा सत्य है। सबसे पहले दोस्तों टेबल देखते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपको एलिमेंट और परमाणु संख्या यानी कि एटॉमिक नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है। पहला दोस्तों WXYZ, ये दोस्तों ऐसे ही आपको मतलब ओरिजिनल दोस्तों जो एलिमेंट है उनके सिंबल नहीं है, सिर्फ ऐसे ही लिखा है कि WXYZ 4 एलिमेंट है। पहले का दोस्तों एटॉमिक नंबर 9 है, दूसरे का 11, तीसरे का 17, फिर दोस्तों 19। तो यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट लिखी हुई है। ऑप्शन ए लिखा है दोस्तों कि जो W है वो एक मेटल है, एक धातु है। दूसरा ऑप्शन है दोस्तों W इज मोर रिएक्टिव देन Y, यानी जो W है Y से अधिक क्रियाशील है। तीसरा ऑप्शन है X इज मोर रिएक्टिव देन Z, यानी X Z से अधिक क्रियाशील है। और लास्ट ऑप्शन है दोस्तों Y और Z समान आवर्त में यानी कि सेम पीरियड में है। तो दोस्तों, अगर आपको जो मॉडर्न जो पीरियोडिक टेबल है दोस्तों उसकी अच्छे से जानकारी है और जो मेटल्स नॉन मेटल उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में अच्छे से पता है, तब दोस्तों आपके लिए क्वेश्चन बहुत ही इजी है और आप इसको इजीली सोल्व कर सकते हो। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ इसको कैसे करना है। देखो, यहाँ पे दोस्तों 9 लिखा है, एटॉमिक नंबर 9 लिखा है, और आपको पता है दोस्तों एटॉमिक नंबर 9 किसका होता है। अगर इसकी दोस्तों कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो 2 7 बनेगी, और ये दोस्तों फ्लोरीन का होता है। किसका? फ्लोरीन का। बात करें दोस्तों 11 दोस्तों किसका होता है? सोडियम का होता है, तो ये हो जाएगा दोस्तों सोडियम का। 17 दोस्तों फ्लोरीन का होता है और 19 होता है दोस्तों पोटाशियम का। तो सबसे पहले दोस्तों आपको एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए, कम से कम दोस्तों 30 तक तो होने चाहिए, और बाकी जो इंपॉर्टेंट है वो भी होने चाहिए। तो 30 तक आपको होने चाहिए। तो दोस्तों हमने ये तो पता चल गया हमको कि कौन कौन से एलिमेंट है। यहाँ पे दोस्तों क्लोरीन आएगा, फ्लोरीन नहीं आएगा 17 का, क्योंकि फ्लोरीन तो 9 का है, तो ये क्लोरीन हो गया। तो पहला दोस्तों फ्लोरीन, फिर दोस्तों सोडियम, फिर क्लोरीन, और फिर यहाँ पे पोटाशियम है। अब आपको ये बताना है दोस्तों कि अब आपको एलिमेंट के नाम तो पता चल गए, अब इनमें से आपको बताना है कि कौन सा सही है। इसने कहा है कि W एक मेटल है। अब W तो दोस्तों क्या है? फ्लोरीन है, लेकिन फ्लोरीन दोस्तों नॉन मेटल होता है। फ्लोरीन क्या है? नॉन मेटल। तो मतलब दोस्तों पहली स्टेटमेंट यहाँ पे आपकी गलत हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखो Y है, W है जो Y से अधिक क्रियाशील है। W दोस्तों ज्यादा रिएक्टिव है Y से। अब W दोस्तों क्या है? यहाँ पे फ्लोरीन है, तो इसने कहा फ्लोरीन ज्यादा रिएक्टिव है किससे? क्लोरीन से। तो पहली स्टेटमेंट, दूसरी स्टेटमेंट ये बनेगी। अब दोस्तों फ्लोरीन है जो क्लोरीन से ज्यादा रिएक्टिव होता है नहीं। दोस्तों फ्लोरीन क्या है? नॉन मेटल है। क्या है? नॉन मेटल। अब दोस्तों जब हम, एक बात और आपको याद रखनी है, ये दोनों सेम ग्रुप में है, ग्रुप सेम है लेकिन पीरियड इनका सेम नहीं है। अब आपने देखा होगा दोस्तों पीरियड होते हैं ऐसे 7 पीरियड होते हैं, और 18 दोस्तों क्या होते हैं? ग्रुप होते हैं। तो दोस्तों 17th ग्रुप में आते हैं, और इनके ग्रुप को हेलोजन बोला जाता है, ये भी आपको याद रखना है। जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, ये 17th ग्रुप में आते हैं, 17वें ग्रुप में आते हैं, और इनको दोस्तों हेलोजन भी बोला जाता है। अब इसने कहा है कि फ्लोरीन है जो क्लोरीन से ज्यादा रिएक्टिव है। फ्लोरीन क्या है दोस्तों? क्लोरीन से ज्यादा रिएक्टिव है। दोस्तों बिल्कुल सही है, क्योंकि 17वां ग्रुप जो हेलोजन है, जब आप टॉप टू बॉटम चलते हैं ग्रुप में तो रिएक्टिविटी कम होती है। रिएक्टिविटी कम होती है, जितना नीचे जाओगे रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। तो सबसे पहले फ्लोरीन आता है, फिर क्लोरीन, इसकी रिएक्टिविटी और कम हो जाएगी, फिर ब्रोमीन, इसकी रिएक्टिविटी और कम हो जाएगी, फिर आयोडीन, इसकी और ज्यादा कम हो जाएगी। तो ये फ्लोरीन है दोस्तों, ये ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो ये वाला आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। उसके बाद आगे भी दोस्तों चेक करते हैं ताकि आपको और भी यहाँ पे नॉलेज मिल जाए। इसने कहा है एक्स जेड से अधिक क्रियाशील है। एक्स दोस्तों सोडियम है, तो इसने क्या कहा दोस्तों? यहाँ पे देखो सोडियम है जो Na, वो कहा है कि ज्यादा क्रियाशील है किससे? जेड से, यानी कि पोटाशियम से। तो सोडियम दोस्तों पोटाशियम से ज्यादा क्रियाशील है। दोस्तों अगर हम मेटल की बात करेंगे तो टॉप टू बॉटम जाने पे क्या है? रिएक्टिविटी बढ़ती है ना कि कम होती है। तो पहले दोस्तों सोडियम आएगा, उसके बाद पोटाशियम। तो पोटाशियम की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है सोडियम से ना कि सोडियम की, तो इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। और इसने क्या कहा दोस्तों? वाई और जेड सेम पीरियड में है। वाई यानी कि दोस्तों यहाँ पे हमारा 17 वाला है और 19 वाला, यानी कि क्लोरीन और पोटाशियम ये दोनों एक पीरियड में, ऐसा बोला गया है। लेकिन दोस्तों क्लोरीन दोस्तों कौन से में होता है? ये सेम पीरियड में नहीं होते, लेकिन बल्कि अलग अलग होते हैं। क्लोरीन से अगले पीरियड में क्या आता है? यहाँ पे पोटाशियम आता है। इसको याद रखने का तरीका, पीरियड निकालने का मैं आपको तरीका बताता हूँ। इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख लो। जैसे अगर हम इसकी लिखें क्लोरीन की तो 287 बनेगा। क्या बनेगा? 287 क्लोरीन के लिए। और पोटाशियम के लिए बनेगा दोस्तों 2881।
2881। तो ये दोस्तों थर्ड पीरियड में आता है और ये हमारा दोस्तों फोर्थ पीरियड में आता है। जितनी नंबर ऑफ सेल्स होती है वही पीरियड, वैसे ही दोस्तों हम पीरियड का पता लगाते हैं। तो ये थर्ड पीरियड में या फोर्थ में, तो पीरियड भी इनका समान नहीं है। तो दोस्तों पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पक्का आएगा। पीरियोडिक टेबल के बारे में आपको अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, कौन कौन से इनके एटॉमिक नंबर भी, इनकी प्रॉपर्टीज भी सब दोस्तों आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपको पता चलेगा ऑप्शन बी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है दोस्तों, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज, यानी गलन की गुप्त ऊष्मा। पहला ऑप्शन है दोस्तों शोन बाय ए चेंज इन टेम्परेचर, यानी तापमान परिवर्तन से परिलक्षित होती है। दूसरा है तापमान परिवर्तन से परिलक्षित नहीं होती, मतलब नॉट शोन बाय ए चेंज इन टेम्परेचर। तीसरा है हीट रिलीज्ड व्हेन आइस मेल्ट्स, यानी जब बर्फ पिघलता है तो उस समय जो ऊर्जा ऊष्मा जो रिलीज होती है तो वो क्या होती है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। या फिर हीट एसोसिएटेड विद डिफ्यूजन ऑफ गैसेज, यानी गैसों की विसरण से संबंधित ऊष्मा है। तो दोस्तों लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही है यहाँ पे आपको बताना है। सबसे पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि गलन की गुप्त ऊष्मा यानी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है। दोस्तों जब किसी भी सॉलिड को लिक्विड में चेंज किया जाता है, जब किसी भी सॉलिड को लिक्विड में चेंज किया जाता है, लिक्विड स्टेट में चेंज किया जाता है, तो यहाँ पे दोस्तों कुछ अमाउंट ऑफ हीट की जरूरत होती है, कुछ अमाउंट ऑफ हीट हमें रिक्वायर होती है जब सॉलिड को लिक्विड में चेंज करते हैं। अगर बर्फ को पिघलाना है तो उसके लिए हमें अमाउंट ऑफ हीट जरूरत पड़ेगी, यानी कि उसमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है, एनर्जी देनी पड़ती है। लेकिन तीसरे ऑप्शन में क्या लिखा है, एनर्जी रिलीज होगी, यानी बर्फ पिघलने पर एनर्जी रिलीज होगी। दोस्तों बर्फ पिघलने पर एनर्जी रिलीज नहीं होती, बल्कि बर्फ को पिघलाने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है। तो तीसरा ऑप्शन तो दोस्तों यहाँ पे गलत हो गया। अब दोस्तों मैंने आपको क्या कहा, सॉलिड को लिक्विड में बदलने के लिए कुछ अमाउंट ऑफ हीट चाहिए होती है, और उसमें एक कंडीशन और होती है कि जो टेम्परेचर प्रेशर है वो कांस्टेंट होना चाहिए। टेम्परेचर दोस्तों कांस्टेंट होना चाहिए। तो इसका मतलब दोस्तों यहाँ पे क्या लिखा है, अगर आप तीसरा ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया। पहले ऑप्शन में क्या लिखा, सोन बाय ए चेंज इन टेम्परेचर, कि टेम्परेचर में चेंज करने से इसको हम परिलक्षित कर सकते हैं, ये भी गलत है, क्योंकि टेम्परेचर तो दोस्तों यहाँ पे क्या चेंज नहीं होता। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, नॉट शोन बाय ए चेंज इन टेम्परेचर। तो यानी दोस्तों दूसरे वाला यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे दोस्तों कांस्टेंट होता है टेम्परेचर, तो टेम्परेचर के चेंज से दोस्तों हम इसे नहीं शो कर सकते, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी वाला आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए लेटेंट हीट क्या है, छोटी छोटी जो टर्म्स है सभी आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ए लिक्विड बॉइल्स एट 323 केल्विन, इट्स बॉइलिंग पॉइंट इन, यहाँ पे डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट में आपको इसका बॉइलिंग पॉइंट बताना है। यानी दोस्तों एक लिक्विड है, द्रव है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, 323 यानी 323 केल्विन है। फ़ारेनहाइट में और डिग्री सेल्सियस में कितना बनेगा, इसके लिए दोस्तों आपको कन्वर्जन आनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि सेल्सियस और केल्विन में क्या रिलेशन है, फ़ारेनहाइट और केल्विन में क्या रिलेशन है, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में क्या रिलेशन है। सबसे पहले दोस्तों हम इसको बदलेंगे सेल्सियस में। दोस्तों सेल्सियस में बदलने के लिए क्या करते हैं, केल्विन में से 273 माइनस कर देते हैं। अगर एग्जैक्ट की बात करें तो 273.15 होता है, बट यहाँ पे दोस्तों एग्जैक्ट की बात नहीं करेंगे, राउंड ऑफ करके 273 हमें माइनस करना होता है। अब आप यहाँ पे देखो ये 323 है, 323 है दोस्तों, तो 323 केल्विन में है, सेल्सियस में बदलेंगे, इसमें से 273 माइनस कर देंगे, तो 3 में से 3 माइनस करेंगे 0, फिर 12 में से 7 गए 5, तो 50 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। 50 डिग्री सेल्सियस यानी 50 डिग्री सेल्सियस, बाद वाला 50 आना चाहिए, तो 50 इसमें भी है, इसमें भी है। लेकिन अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो सेल्सियस वाला 50 आया तो बाद वाला दोस्तों 50 होगा, तो ये वाला आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। लेकिन दोस्तों एक बार हम फ़ारेनहाइट में भी निकाल के देखते हैं, हो सकता है दूसरा आंसर हो। देखो फ़ारेनहाइट का क्या फॉर्मूला है, अब दोस्तों मैं फ़ारेनहाइट बनाऊंगा किससे, डिग्री सेल्सियस से। तो यहाँ पे देखो 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32, ये दोस्तों फ़ारेनहाइट में चेंज करने का तरीका है, सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में। अब 9/5 हो गया दोस्तों, और सेल्सियस में हमारे पास कितना है, 50 आया, प्लस कितना है दोस्तों 32, प्लस कितना है 32। अब 5 10 जा 15, 50 हो गया, फिर 9 दहा यहाँ पे 90, और 90 में जोड़ेंगे 32, 90 में जोड़ेंगे 32, तो 90 में 32 जोड़ेंगे दोस्तों कितना बनेगा, 122 बनेगा। तो 122 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो फ़ारेनहाइट में बनेंगे 122, और वैसे बनेगा दोस्तों 50। अब ऐसे दोनों ऑप्शन में दोस्तों 50, 122, 122, 50 है, लेकिन फ़ारेनहाइट का पहले आएगा, सेल्सियस वाला बाद में, तो ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसको आप नोट कर लो, जो सी और एफ यानी कि सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में और फ़ारेनहाइट को दोस्तों यहाँ पे केल्विन में, ये केल्विन को सेल्सियस में बदलने के तीनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। तो ये दोस्तों आपको याद रखने हैं, इनसे क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड परसेंटेज ऑफ सी एंड एच, यानी कि सी का मतलब कार्बन, एच का मतलब हाइड्रोजन, कोई एक कंपाउंड है दोस्तों, उसमें
हाइड्रोजन की और कार्बन की परसेंटेज दी है। कार्बन है 20, यहाँ पे दोस्तों 54.5% और 9.1% हाइड्रोजन है, और जो बाकी बचा है दोस्तों वो ऑक्सीजन है। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला यहाँ पे बनाना है दोस्तों। एम्पेरिकल फॉर्मूला आपको बनाना आना चाहिए, ठीक है ना। देखो कैसे बनाते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे परसेंटेज लिख लेता हूँ। कार्बन की परसेंटेज दोस्तों 54.5% है, ठीक है ना, 55.4%। और यहाँ पे दोस्तों जो हाइड्रोजन है उसकी परसेंटेज है 9.1%। अब दोस्तों ऑक्सीजन की परसेंटेज कैसे निकालेंगे, इन दोनों को जोड़ के 100 में से माइनस कर देंगे, इन दोनों को जोड़ के 100 में से माइनस कर देंगे, तो 54 और यहाँ पे दोस्तों अगर 9 जोड़ेंगे तो ये बनेगा 6 और 9 और 4 13, तो लगभग 63 पॉइंट समथिंग बनेगा, 63 पॉइंट समथिंग। जब इसको 100 में से इसको माइनस करेंगे तो 4 और दोस्तों यहाँ पे आएगा 36.4 आ जाएगा। कितना आएगा 36.4। तो यानी दोस्तों ऑक्सीजन की हमारे पास कितनी आ गई 36.4 आ गई परसेंटेज। अब ये परसेंटेज है दोस्तों। अब दोस्तों हम इसको परसेंटेज में ना लेके वेट में लेके चलेंगे। मान के चलेंगे जो कंपाउंड बना है उसका वेट है 100 ग्राम, कितना 100 ग्राम है। तो परसेंटेज निकालेंगे तो कार्बन कितने ग्राम हो गया 54.5%, हाइड्रोजन कितना हो गया 9.1 ग्राम, है ना, ग्राम में अगर बात करेंगे, और जो हमारा ऑक्सीजन वो कितना हो जाएगा 36.4 ग्राम। अब दोस्तों हमने वेट निकाल लिया। अब दोस्तों आपको पता है कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 12, हाइड्रोजन का नंबर होता है 1 और ऑक्सीजन का कितना होता है 16। आपको क्या करना है, नंबर ऑफ मोल निकालने हैं। नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला दोस्तों क्या होता है, वेट बटे मोलिकुलर मास। अगर आपको दोस्तों नंबर ऑफ मोल निकालने हैं तो जो वेट दिया है आपको ग्राम में, उस वेट को जो इसका दोस्तों एटॉमिक मास या मोलिकुलर मास होता है उसके साथ डिवाइड कर दो। तो दोस्तों ये कितना है, अगर आप यहाँ पे देख के चलें, कार्बन की मैं आपको बताता हूँ। कार्बन का W/M करना, W यानी वेट कितना दोस्तों 54.5 है। कार्बन का वेट कितना है 54.5, और कार्बन का दोस्तों मोलिकुलर मास या एटॉमिक मास होगा कार्बन का, वो कितना होता है 12 होता है। तो दोस्तों ये आपको डिवाइड करना है। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो 12 चौके 48, ऐसे दोस्तों फिर 12 पंजे 60, और फिर दोस्तों 12 चौके यानी लगभग दोस्तों 4.54 आएगा, 4.54। यही काम दोस्तों आपको हाइड्रोजन में करना है और ऑक्सीजन में करना है, नंबर ऑफ मोल निकालने हैं। अब दोस्तों मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ कि कार्बन के, हाइड्रोजन के और यहाँ पे ऑक्सीजन के क्या बनेंगे। कार्बन के दोस्तों जो नंबर ऑफ मोल बनेंगे वो बनेंगे 4.54 के आसपास, ठीक है ना, और हाइड्रोजन के बनेंगे दोस्तों 9.1 के आसपास, और जो ऑक्सीजन है दोस्तों इसके नंबर ऑफ मोल आएंगे आपके पास 2.25 या 27 के आसपास। अब आपको क्या करना होता है दोस्तों, ये तो नंबर ऑफ मोल आ गए, अब हमें निकालना है इनका रेशियो। अब रेशियो कैसे निकालेंगे, जो सबसे छोटा है दोस्तों, सबसे छोटा क्या है 2.2575 वाला है, इसको कर दो सबके साथ डिवाइड। खुद के साथ करेंगे तो 1 आएगा, इसके साथ करेंगे सी के साथ तो लगभग दोस्तों ये 2 गुना है। अगर आप देखोगे 2.27, इसका 2.27 का जो 2 गुना है कितना 4.54 है, लगभग आपको देखना है तो यहाँ पे 2 आएगा। और दोस्तों इसका लगभग 4 गुना क्या है 9.1 है, क्योंकि 22 का 4 गुना करेंगे 88 8.8 आएगा, तो लगभग दोस्तों 9 के आसपास है, तो दोस्तों 4 गुना है। अब आपके पास आ गया दोस्तों C का 2, H का 4 और O का 1, यानी कि C2H4 और O, C2H4 और O, ये दोस्तों आपका यहाँ पे एम्पिरिकल फॉर्मूला हो जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों एम्पिरिकल फॉर्मूला निकाला जाता है। एक बार और आप दोस्तों नेट पे सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब पे, तो आपको पता चल जाएगा। इसको अच्छे से कर लेना, क्वेश्चन आ सकता है। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला ऐसे निकालना है। सबसे पहले आपको मास परसेंटेज को वेट में बदलना है, फिर वेट आएगा दोस्तों उससे नंबर ऑफ मोल निकालने हैं, नंबर ऑफ मोल से दोस्तों रेशियो निकालना है, रेशियो जो भी आएगा कार्बन का 2, H का 4, O का 1, इस प्रकार आप यहाँ पे फॉर्मूला बना सकते हो। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट है, इसको आप कर लेना। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5। इन ड्राई हॉट वेदर वाटर केप्ट इन अर्थन पॉट बिकम्स कूल ड्यू टू फिनोमिना ऑफ। दोस्तों आपने देखा होगा गर्मियों के मौसम में मिट्टी के गड्ढे में जो पानी रखते हैं वो ठंडा हो जाता है। वो ठंडा क्यों होता है, ओस्मोसिस के कारण या फिर डिफ्यूजन या सब्लिमेशन या फिर इवेपोरेशन के कारण। तो आपको बताना है सही आंसर क्या है। दोस्तों आपको पता है जो गर्मियों में मटके में पानी रखो तो वो ठंडा हो जाता है, वो क्यों होता है, इवेपोरेशन के कारण होता है, वाष्पन के कारण। लेकिन ऐसा क्यों होता है ये भी आपको समझ में आना चाहिए। देखो पहले मैं आपको बताता हूँ इवेपोरेशन क्या होता है। दोस्तों कोई भी लिक्विड है, कोई भी लिक्विड है जब वो गैस स्टेट में चेंज होता है, किसमें, गैस में, कोई भी लिक्विड से गैस में चेंज होता है तो उसको हम इवेपोरेशन कहते हैं। और चेंज जब होता है दोस्तों, यहाँ पे देखो, जब कोई भी लिक्विड गैस में चेंज होता है तो उसको हम इवेपोरेशन कहते हैं। अब यहाँ पे ठंडा करने में इवेपोरेशन कैसे होती है, देखो क्या होता है दोस्तों, जो मिट्टी का गड्ढा होता है वो क्या है, मिट्टी का बना होता है, तो उसमें छोटे छोटे छेद होते हैं, अंदर पोरस होता है। वो कैसे होता है, पोरस होता है, बिल्कुल छोटे छोटे पतले पतले दोस्तों उसमें पोर्स होते हैं। अब होगा क्या दोस्तों, जो वो पोर्स है उनके थ्रू दोस्तों जो अंदर का पानी है वो क्या होता है, उनके थ्रू दोस्तों इवेपोरेट होता है, इवेपोरेट होता है। और अभी मैंने दोस्तों आपको बताया था कि जब कोई भी सॉलिड है अगर वो लिक्विड में चेंज होगा तो उसको एनर्जी देनी पड़ेगी। सॉलिड से लिक्विड में अगर कोई चेंज होता है, जैसे अभी हमने हीट ऑफ जो हमने अभी पढ़ा था दोस्तों,
हीट ऑफ फ्यूजन, तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन सॉलिड से लिक्विड में चेंज होता है तो उसको दोस्तों हमें एनर्जी देनी पड़ती है। ऐसे दोस्तों अगर कोई लिक्विड से गैस में चेंज होगा तो वहाँ पे दोस्तों हीट की जरूरत पड़ेगी, उसको हीट देनी पड़ेगी, तभी दोस्तों एनर्जी देनी पड़ेगी, तभी लिक्विड से गैस बनेगा। अब दोस्तों जो मटके में छोटे छोटे पोर्स हैं उनमें से क्या है, पानी इवेपोरेट हो रहा है। इवेपोरेट का मतलब जो पानी है वो गैस बन के, मतलब कि वाष्प बन के, ठीक है ना, उड़ रहा है। अब पानी दोस्तों अंदर से अगर मतलब कि इवेपोरेट हुआ तो कहीं ना कहीं दोस्तों उसने एनर्जी भी तो ली होगी, हीट भी तो ली होगी, हीट भी तो लगी होगी ना इवेपोरेट होने में। अब दोस्तों जो हीट यूज हुई वो हीट पानी कहाँ से लेगा, जो अंदर बाकी पानी है वहां से लेगा। अब पानी में से हीट एब्जॉर्ब कर ली, तो पानी में से जब हीट को एब्जॉर्ब करेंगे तो इससे पानी ठंडा हो जाएगा। तो पानी में से हीट एब्जॉर्ब करने के बाद पानी क्या हुआ, इवेपोरेट हो गया, और जो हीट पानी से निकली उसकी वजह से पानी क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। तो ये वाली प्रोसेस होती है जिसकी वजह से दोस्तों पानी ठंडा हो जाता है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन मेटेलिक लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, यानी कौन सी अधातु है, कौन सा अधातु तत्व है जो कमरे के ताप पे भी बोल सकते हैं, फिर सामान्य ताप पे बोल सकता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है, लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पे ब्रोमीन होगा, क्लोरीन होगा, या फिर सेलेनियम होगा, या फिर पारा यानी मरकरी होगा। दोस्तों आपको याद रखना है, अगर नॉन मेटल की बात करें कि कौन सा नॉन मेटल रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है तो वो हो जाएगा ब्रोमीन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ब्रोमीन। अगर दोस्तों मेटल की बात करें कि उस मेटल का नाम बताओ, उस धातु का नाम बताओ जो कमरे के ताप पर, रूम टेम्परेचर पे दोस्तों क्या है, लिक्विड स्टेट में पाई जाती है, तो वो मरकरी हो जाएगा, पारा। मेटल आया तो दोस्तों पारा हो जाएगा, नॉन मेटल आया तो ब्रोमीन। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको दोस्तों बहुत ही अच्छे से याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फ्लोइंग विल शो टिंडल इफेक्ट, कौन सा दोस्तों यहाँ पे टिंडल प्रभाव को दर्शाएगा। पहला दोस्तों चीनी का जलीय विलयन, दूसरा एक्वस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, दूसरा स्टार्च का सॉल्यूशन, तीसरा दोस्तों एक्वस इथेनॉल। तो कौन सा सॉल्यूशन दोस्तों टिंडल इफेक्ट को दर्शाता है। इसके लिए दोस्तों टिंडल इफेक्ट भी आपको पता होना चाहिए। टिंडल इफेक्ट क्या होता है दोस्तों, जब जो कोई भी दोस्तों अगर बीम लाइट का आ रहा है वो दोस्तों क्या है, मतलब स्कैटर हो जाता है, स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट, ठीक है ना। मान लो दोस्तों आसपास कोई भी कोलोइडल पार्टिकल है, छोटे छोटे पार्टिकल से किसी भी मीडियम में, उसमें मीडियम में जब लाइट की बीम को डाला जाएगा, लाइट को डाला जाएगा, तो वो दोस्तों लाइट क्या स्कैटर हो जाएगी, और जिसकी वजह से उसका जो पाथ है वो दिखना विजिबल हो जाएगा। जैसे दोस्तों आपने घर में देखा होगा, जब आप सुबह सुबह सफाई करते हो और खिड़की को खोलते हो तो अंदर सूरज की रोशनी आती है और आपको दोस्तों दिखाई देती है, जहां जहां से भी रोशनी आती है सूरज की रोशनी का जो पाथ है, रास्ता है, वो आपको दिखाई देता है। तो वही दोस्तों टिंडल इफेक्ट होता है, यानी कि जब भी छोटे छोटे पार्टिकल होंगे किसी मीडियम में और उससे लाइट गुजारेंगे तो दोस्तों वो लाइट स्कैटर हो जाएगी और आपको जो उसका जो रास्ता है लाइट का वो दिखने लगेगा। अब यही आपको बताना है कि इनमें से किस सॉल्यूशन में टिंडल इफेक्ट दिखेगा, ठीक है ना, वो वाला प्रभाव दिखेगा, टिंडल इफेक्ट दिखेगा। तो देखो दोस्तों, पहला दोस्तों यहाँ पे चीनी का जलीय विलयन, तो दोस्तों मैं इसका आपको बताता हूँ, जो टिंडल इफेक्ट है वो किस में दिखता है, स्टार्च के सॉल्यूशन में दिखता है। तो ये आपको याद रखना है, स्टार्च में। और एक और दोस्तों आपको याद रखना है, मिल्क, मिल्क में भी दोस्तों टिंडल इफेक्ट होता है, मिल्क में, ठीक है ना। तो मिल्क हो गया और स्टार्च, इनमें से कोई एक आ गया तो आपका सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे स्टार्च है तो ऑप्शन सी दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, concentration of solution prepared by dissolving 40 ग्राम of NaCl in 100 ml of वाटर एट रूम टेम्परेचर। यानी दोस्तों आपका यहाँ पे क्या बताया गया है कि 40 ग्राम NaCl को 40 मिलीलीटर जल में घोलकर एक सॉल्यूशन बनाया गया है, तो उसकी दोस्तों कंसंट्रेशन आपको निकालनी क्या होगी। तो कंसंट्रेशन दोस्तों आपको बतानी है। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, 40 ग्राम है, जो 40 ml मान लो, ये ग्राम मान लो, वो क्या है दोस्तों, वाटर है, यहाँ पे सॉरी NaCl है, ठीक है, सोडियम क्लोराइड है, और उसके अंदर क्या डाला गया दोस्तों, वाटर डाला गया 100 ml। तो इसमें आपको बताना है कि जो कंसंट्रेशन होगी वो कितनी होगी, यानी सांद्रता कितनी होगी। दोस्तों इसका फॉर्मूला क्या होता है कंसंट्रेशन का, कंसंट्रेशन का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। सबसे पहले आपको क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, और या फिर यहाँ पे दोस्तों मास ऑफ सोल्यूट आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, मास ऑफ सोल्यूट। कंसंट्रेशन का फॉर्मूला होता है मास ऑफ सोल्यूट, और डिवाइड में दोस्तों जो वॉल्यूम है सोल्यूशन की वो आएगा, और इंटू में कर देना है 100, इंटू में क्या कर देना है 100, ठीक है ना। दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, मास ऑफ सोल्यूट और टोटल, या तो यहाँ पे मास आएगा, टोटल मास कितना है सोल्यूशन का, ये वॉल्यूम भी आ सकती है। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, जो सोल्यूट का मतलब क्या होता है, जो कम मात्रा में होता है, तो कम मात्रा में दोस्तों यहाँ पे NaCl है, तो सोल्यूट का मास आ जाएगा 40, और टोटल जो बन गया, अब 100 तो दोस्तों क्या था, वाटर था, अब उसमें 40 ऐड कर दिया हमने, मतलब कि NaCl, तो टोटल कितना हो गया, 140 हो जाएगा, और इंटू में हमें करना है 100। तो 40/140, 40/140 गुना 100, ये दोस्तों हमारी क्या जाएगी, कंसंट्रेशन आएगी। अब इसको जब आप सोल्व करोगे दोस्तों, तो सोल्व करने के बाद दोस्तों आपके पास आएगा 28.57% आ जाएगा। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। सभी दोस्तों आपको फॉर्मूला याद रखना है। उसके बाद है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन एक स्थायी मिश्रण नहीं है, विच
ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेबल मिक्सचर। तो स्टेबल मिक्सचर कौन सा है, नहीं यानी कि एक बार मिक्स कर दिया तो वैसा ही रहेगा, ठीक है, ऐसा कौन है। और स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल का मतलब एक बार मिक्स कर दिया तो वो दोस्तों वापस खराब हो जाता है। जैसे मिल्क है या फिर शुगर इन वाटर, यानी कि जल में चीनी गोली, वो क्या स्टेबल होगा या नहीं। या फिर कॉपर सल्फेट इन वाटर, वाटर में कॉपर सल्फेट को मिक्स किया गया। और चोक पाउडर इन वाटर, यानी जो वाटर है पानी में जो चोक का पाउडर होता है, चूना समझ लो, ठीक है ना, वो मिक्स किया गया। तो इनमें से कौन सा है जो स्टेबल नहीं है, वो आपको बताना है। दोस्तों दूध स्टेबल होता है, वाटर अगर हम चीनी चीनी मिलाएंगे पानी में तो जो उससे सोल्यूशन बनेगा, घोल बनेगा, वो भी दोस्तों स्टेबल होता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि थोड़ी देर बाद चीनी निकल के नीचे बैठ जाएगी, क्योंकि वो तो घुल जाएगी। इसी प्रकार दोस्तों अगर पानी में कॉपर सल्फेट मिलाएंगे, ये भी दोस्तों स्टेबल होता है। लेकिन दोस्तों जब हम चोक पाउडर को पानी में मिलाते हैं तो जब हम उसको घुमाएंगे तब तो वो दोस्तों मिक्स हो जाएगा, लेकिन थोड़ी देर बाद जो चोक पाउडर है वो नीचे बैठ जाता है, तो ये दोस्तों स्टेबल नहीं होता। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। A solution of hydrogen peroxide contains 6.8 ग्राम of H2O2 पर 100 ml the molarity of this solution। तो मोलैरिटी बतानी है आपको इस सोल्यूशन की क्या होगी। यानी हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, 100 मिलीलीटर विलियन में 6.8 ग्राम हाइड्रोजन पेरोक्साइड उपस्थित है, तो इस विलियन की मोलरता क्या होगी। देखो दोस्तों 6.8 ग्राम क्या है, हमारी H2O2 है, यानी कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। ये आपको मिलाना है 100 मिलीलीटर के सॉल्यूशन में, तो इससे मोलैरिटी आपको निकालना है। तो सबसे पहले बात तो आपको मोलैरिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए क्या होता है। दोस्तों मोलैरिटी कैसे निकालते हैं, ऊपर आता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, और नीचे आता है दोस्तों वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, नीचे क्या आती है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। अब दोस्तों सबसे पहले आपको नंबर ऑफ सोल्यूट भी निकालने आने चाहिए। नंबर ऑफ सोल्यूट कैसे निकालते हैं, जो सोल्यूट का कौन है यहाँ पे जो कम मात्रा में होता है, यानी कि पेरोक्साइड है। अब इसका मोल कैसे निकालते हैं, सबसे पहले तो इसका वेट आएगा, वेट कितना यहाँ पे दिया हुआ है 6.8 ग्राम, ठीक है ना, वेट आएगा 6.8 ग्राम। उसके बाद इधर नीचे आएगा दोस्तों इसका मास, नीचे क्या आएगा इसका मोलर मास, ठीक है, H2O2 फॉर्मूला दिया है तो मोलर मास यहाँ पे निकल जाएगा। अब इसको करने का मैं आपको तरीका बताता हूँ दोस्तों। देखो मोलैरिटी का मतलब होता है कि 1 लीटर में, अगर हम मोलैरिटी की डेफिनेशन देखें कि 1 लीटर में, ठीक है ना, कोई भी सोल्यूट है उसके कितने मोल्स हैं, 1 लीटर में कितने मोल्स हैं। अब दोस्तों हमें पता है कि 100 जो मिलीलीटर है, 100 मिलीलीटर में इसका मास दिया है 6.8, कितना दिया 6.8 दिया 100 में। अब 1 लीटर में कितने होते हैं, 1000 होते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे 1000 बनाऊंगा तो यहाँ पे पॉइंट हट जाएगा, क्या आ जाएगा, पॉइंट हट जाएगा, यानी कि 6.8 ग्राम आएगा, 6.8 ग्राम। अब 1000 मिलीलीटर में 6 8 यानी कि 68 ग्राम क्या है दोस्तों, यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, ये तो ग्राम में है। मोल निकालूंगा तो इसको मैं किसके साथ डिवाइड कर दूंगा दोस्तों, इसके वेट के साथ, यानी कि दोस्तों वेट तो यही है, इसके मोलर मास के साथ डिवाइड करूंगा तो 68 है। 68 को दोस्तों हाइड्रोजन पेरोक्साइड के मोलर मास के साथ डिवाइड करना है, तो H2 है तो 2 एकम 2 हो जाएगा, प्लस एक ऑक्सीजन का 16 होता है तो 2 का हो जाएगा 32, तो 32 और 2 34 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 34। अब 34 को इसके साथ डिवाइड करेंगे तो 34 दूनी 168, यानी 2 दोस्तों आपके पास क्या आ जाएगी, मोलैरिटी आ जाएगी। ऑप्शन डी आपके यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों फॉर्मूला आपको याद रखना है, तभी दोस्तों आप इसको कर पाओगे, ठीक है ना। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी अणुओं की संख्या किसमें ज्यादा होगी। दोस्तों अणुओं की संख्या कैसे निकालते हैं ये भी आपको याद रखना है। फॉर्मूले दोस्तों कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए तभी आप निकालोगे। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपको निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, सबसे पहले दोस्तों मोलर मास आता है, क्या आता है मोलर मास, ठीक है ना, वेट मान लो, नीचे आता है मोलिकुलर मास, और इनटू में दोस्तों एवोगैड्रो नंबर आता है, क्या आता है एवोगैड्रो नंबर, ठीक है ना, एवोगैड्रो संख्या। अब दोस्तों यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा है 1 ग्राम ऑफ H2O, 1 ग्राम ऑफ NH3, 1 ग्राम ऑफ H2 और 1 ग्राम ऑफ O2। तो इनमें बताना है किस में अणुओं की संख्या ज़्यादा होगी। अब दोस्तों सबके लिए यही फॉर्मूला लगेगा। अब ये तो दोस्तों कांस्टेंट है Na, ये तो सब में यही आएगा, सेम आएगा। वेट भी दोस्तों सब में क्या दिया 1 ग्राम दिया, ये भी कांस्टेंट है। तो इसका मतलब दोस्तों क्या हुआ, जो नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स है वो किस पे डिपेंड कर रहे हैं, मोलर मास पे डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है ना, ये वो भी इनवर्सली डिपेंड कर रहे हैं किस पे, मोलर मास पे। अब जिसका मोलर मास कम उसके दोस्तों नंबर ऑफ मोलिक्यूल ज़्यादा, जिसका मोलर मास ज़्यादा उसका नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। अब आपको सिर्फ ये देखना है, आपको क्या बताना है कि सबसे ज़्यादा मोलिक्यूल किस में है, नंबर ऑफ मोलिक्यूल ज़्यादा किस में है, तो आपको ये देखना है कि मोलर मास किसका कम है। H2O का देखो दोस्तों, H2O तो H का 1 होता है, 2 H आए तो 2, और ऑक्सीजन का दोस्तों कितना होता है 16, तो 2 और 16 कितने हो गए 18, तो इसका तो 18 हुआ। NH3 का दोस्तों कितना होगा, N का कितना होता है दोस्तों, देखो H का होता है 3, क्योंकि 3 H है तो 3, और N का होता है 14, तो यहाँ पे बनेगा 17। उसके बाद हाइड्रोजन का कितना बनेगा 2 बनेगा, क्योंकि 2 H है। ऑक्सीजन का 16 दूने 32 बनेगा। अब आपको पता चल गया दोस्तों कि हाइड्रोजन का सबसे कम है 2, हाइड्रोजन का सबसे कम है मोलर मास 2,
तो मोलर मास कम है, इसका मतलब दोस्तों नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, ज़्यादा। नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, ज़्यादा। अगर हम ऑक्सीजन की बात करें, इसका दोस्तों मोलर मास क्या है, ज़्यादा है, इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स क्या होंगे, कम होंगे। तो हमें तो दोस्तों ज़्यादा बताने थे किस में है, तो H2 आपका ऑप्शन यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कौन सी दोस्तों उष्मक्षेपी अभिक्रिया है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, वो आपको बताना है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, अगर आपको नहीं पता है। दोस्तों एक एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है कि एक्सोथर्मिक। एंडो का मतलब दोस्तों उस रिएक्शन को कहते हैं जब दोस्तों कोई भी दो रिएक्टेंट क्या करते हैं, रिएक्ट करने के टाइम मतलब हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, एनर्जी को यूज करते हैं, मतलब एनर्जी देनी पड़ती है। एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन उनको बोलते हैं जहाँ पे एनर्जी देनी पड़ती है, एनर्जी का वो यूज करते हैं, उसको एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है ना। तो वहाँ पे दोस्तों एंडोथर्मिक रिएक्शन उसको बोलेंगे। लेकिन जब दोस्तों किसी रिएक्शन से एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी निकलती है, चाहे वो हीट के रूप में निकले, चाहे वो लाइट के रूप में निकले, चाहे वो साउंड के रूप में, जब किसी रिएक्शन से कहीं से भी एनर्जी निकल रही है तो उस रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक, एक्सो का मतलब बाहर, बाहर निकालने, एनर्जी निकल रही है तो वो एक्सोथर्मिक हो जाएगी। अब दोस्तों एग्जांपल देता हूँ। मान लो दोस्तों आपने पटाखे बजाए, पटाखे जब बजाए तो भी एक रिएक्शन है। तो पटाखे बजाने से क्या हुआ दोस्तों, एक तो आवाज़ आई, और साथ ही दोस्तों आप देखोगे गर्मी भी निकलती है पटाखे बजाने से। अगर आप हाथ लगा के देखोगे जब पटाखा बजा उसके बाद तो वो गर्म हो जाता है। और दोस्तों जब रात को आप पटाखे बजाते हो तो उसमें से दोस्तों लाइट भी निकलती है, तो हीट लाइट तीनों ही निकल रही है। तो फायर क्रैकर्स जब हुआ, आपने मतलब क्रैकर को फायर किया, इन्हीं पटाखे बजाए, तो उनमें से हीट निकली, एनर्जी निकली, तो ये निकली तो वहाँ पे कौन सी हो जाएगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगी। क्या हो जाएगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगी। अब यहाँ पे देखते हैं इनमें आपको बताना है एक्सोथर्मिक कौन सी है। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। दोस्तों जो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर है, इसमें जब वाटर को दोस्तों मतलब कि वाटर क्या है, हीट को एब्जॉर्ब करता है, क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, ठीक है ना, O2 और H2 देने के लिए। तो दोस्तों वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है, तो एब्जॉर्ब हो गए, हीट यहाँ पे एब्जॉर्ब हो रही है, तो ये एंडोथर्मिक हो जाएगी, एक्सोथर्मिक नहीं होगी। फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है दोस्तों, आपको पता है जो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन है प्लांट्स में होती है, उसमें क्या होता है, उसमें भी दोस्तों एनर्जी क्या है, मतलब कि उसमें जो एनर्जी है वो रिक्वायर होती है, यानी कि उसकी जरूरत पड़ती है एनर्जी की। आपने देखोगे दोस्तों सनलाइट है, सनलाइट एब्जॉर्ब करते हैं प्लांट्स, जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, फिर जाके फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है, यानी कि एनर्जी की इसमें जरूरत पड़ी, ठीक है ना। तो ये भी दोस्तों क्या हो जाएगी, एंडोथर्मिक हो जाएगी, एक्सोथर्मिक नहीं होगी। उसके बाद डिकम्पोजिशन ऑफ CaCO3। डिकम्पोजिशन दोस्तों CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट दोस्तों जो चूना होता है, लाइम बोल देते हैं, उसका फॉर्मूला है। जब इसका डिकम्पोजिशन होगा, इसमें भी दोस्तों क्या हीट की जरूरत पड़ती है, किसकी जरूरत पड़ती है, हीट करना पड़ता है, तो ये भी दोस्तों हमारी एंडोथर्मिक होगी। श्वसन क्या होगा दोस्तों, जब हम सांस लेते हैं तो सांस लेने से क्या दोस्तों एनर्जी बनती है। जब हम सांस लेते हैं तो दोस्तों हमारे शरीर में एनर्जी बनती है, तभी तो दोस्तों हम कुछ भी काम कर पाते हैं। तो एनर्जी बनी, एनर्जी रिलीज हुई, तो ये दोस्तों हमारी क्या हो जाएगी, एक्सोथर्मिक हो जाएगी। और दोस्तों मैं आपको एग्जांपल देता हूँ एक्सोथर्मिक की, जैसे एक तो पटाखे वाला एग्जांपल दिया, एक दोस्तों आप ना मोमबत्ती जलाते हो, तो मोमबत्ती जलाने से आपको हीट मिली, हीट भी मिली, लाइट भी मिली, तो वो भी क्या होगी, एक्सोथर्मिक होगी, वो भी क्या होगी, एक्सोथर्मिक। कोई भी चीज़ जलाते हो दोस्तों एक्सोथर्मिक होगी, क्योंकि वहाँ से हीट मिल रही है। अब दोस्तों एंडोथर्मिक के एग्जांपल देता हूँ। अभी मैंने आपको बताया था कि जब आप सॉलिड को लिक्विड में चेंज करते हो, सॉलिड को लिक्विड में, तो हीट देनी पड़ती है वहाँ पे, तो हीट देनी पड़ी तो एंडोथर्मिक है। ऐसे लिक्विड को गैस में चेंज करोगे, इवेपोरेशन होगा, तब भी दोस्तों एंडोथर्मिक है। और सॉलिड से लिक्विड मेल्टिंग हो गया तब भी, और इवेपोरेशन भी क्या होगा, एंडोथर्मिक है। लेकिन दोस्तों अगर कोई लिक्विड है, उसको दोस्तों सॉलिड बनाना है, यानी कि पानी से बर्फ बनाना है, तो पानी से बर्फ बनाएंगे तो वहाँ पे दोस्तों एनर्जी निकालनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो वहाँ पे दोस्तों क्या एनर्जी निकालनी पड़ेगी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्सोथर्मिक हो जाएगा। तो ये भी आपको याद रखना है। जैसे दोस्तों बादल बनते हैं, वो एक्सोथर्मिक हो गया, बादलों में बर्फ बनती है, एक्सोथर्मिक हो गया, तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। A white precipitate is obtained by adding dilute sulfuric acid into a solution। यानी कौन सा दोस्तों सोल्यूशन है, विलियन है, जिसमें तनुगंधक, यानी कि हम क्या डालेंगे, तनुगंधक का अम्ल, यानी कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे H2SO4, तो उससे क्या होगा, सफेद अवक्षेप बनेगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेगा। तो किससे बनेगा, NaCl में डालने से, या BaCl2 में, या फिर CuCl2 में, या फिर FeCl2 में। दोस्तों इसका मैं डायरेक्ट आपको बताता हूँ। जब हम बेरियम क्लोराइड में, BaCl2 में, बेरियम क्लोराइड में दोस्तों जब हम H2SO4 डालेंगे, वो भी डाइल्यूट H2SO4 डालेंगे, तो उससे क्या बनेगा दोस्तों, बेरियम सल्फेट बनेगा, बेरियम सल्फेट बनेगा। और दोस्तों क्या बनेगा, HCl गैस यहाँ पे निकल जाएगी, क्लोरीन गैस, हाइड्रोक्लोरीन गैस निकलेगी। तो जो बेरियम सल्फेट बना दोस्तों, व्हाइट कलर का होता है, प्रेसिपिटेट बनता है, तो बेरियम सल्फेट आपके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों एक एग्जाम्पल और देता हूँ जहाँ पे व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है, ये भी आपको याद रखना है, हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए। जब दोस्तों AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट को
जब सिल्वर नाइट्रेट को सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करवाया जाता है तो दोस्तों सिल्वर क्लोराइड बनता है, जो कि प्रेसिपिटेट बनता है, ठीक है ना। व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है सिल्वर क्लोराइड यानी कि AgCl, तो ये भी दोस्तों व्हाइट प्रेसिपिटेट यहाँ पे भी बनता है। तो अगर दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछे कि NaCl के साथ किसको रिएक्ट करवाएं ताकि व्हाइट प्रेसिपिटेट बन जाए, तो वो AgNO3 हो जाएगा। अगर यहाँ पे H2SO4 के साथ पूछे तो बेरियम क्लोराइड हो जाएगा, तो आपको याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ए सोल्यूशन टर्न्स फिनोप्थिलीन इंडिकेटर पिंक, द मोस्ट लाइकली पीएच ऑफ दिस सोल्यूशन। वह विलियन जो फिनोप्थिलीन के रंग को गुलाबी कर देता है, उसका पीएच मान क्या होगा। यानी दोस्तों एक सोल्यूशन है, फिनोप्थिलीन जो एक इंडिकेटर होता है, उस फिनोप्थिलीन को उसने पिंक में बदल दिया, तो वो कौन सा होगा। इसके लिए दोस्तों आप इस क्वेश्चन में तुक्का भी मार सकते हो। अगर आप में थोड़ा हाँ भी दोस्तों आप लॉजिक लगा सकते हो ना, दिमाग लगा सकते हो, तो तुक्का मार के भी दोस्तों इस क्वेश्चन को सही कर सकते हो बाय ऑप्शन से। थोड़ा एसिड बेस का खेल है, जिससे आप सही कर सकते हो। देखो कैसे, सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ दोस्तों। फिनोप्थिलीन एक इंडिकेटर है। जब भी दोस्तों कोई बेसिक सॉल्यूशन होगा, तो बेसिक सॉल्यूशन में दोस्तों ये क्या है, पिंक कलर दिखाता है। कैसा कलर हो जाता है इसका, पिंक हो जाता है। एसिडिक में कलरलेस रहता है, एसिडिक में कलरलेस रहता है। आपको पता है दोस्तों पीएच वैल्यू होती है जो 0 से लेकर 14 तक होती है, और बीच में 7 होता है। 0 से 7 दोस्तों एसिड्स की होती है, और 7 से 14 दोस्तों किसकी होती है, बेस की होती है। तो अब तुक्का कैसे लगेगा दोस्तों, अब यहाँ पे तुक्का ऐसे लगेगा दोस्तों, ये दोस्तों 7 है, दो वैल्यूज दोस्तों 7 से कम है और एक वैल्यू 7 से ज़्यादा है। अब यह तो दोस्तों आंसर एसिड होगा, या बेस होगा, या न्यूट्रल होगा, ठीक है ना। एसिड होगा, वैसे तो दो ही हो सकते हैं, एसिड या बेस। अगर दोस्तों एसिड हुआ तो उसकी जो वैल्यू है वो 7 से कम होगी, लेकिन 7 से कम तो दोस्तों दो वैल्यू दी हुई है, ठीक है ना। और अगर दो बेस हुआ तो उसकी वैल्यू 7 से ज़्यादा होगी, और उसमें एक ही वैल्यू है। अब आंसर तो दोस्तों एक ही हो सकता है, तो डायरेक्ट आपका आंसर हो जाएगा 10। लेकिन अभी मैंने आपको बता दिया कि जो बेसिक होते हैं, बेसिक सोल्यूशन दोस्तों जो फिनोप्थिलीन उसको पिंक कर देते हैं, एसिडिक में कलरलेस रहता है। तो बेसिक का मतलब जो भी इसका आंसर होगा उसकी दोस्तों पीएच मान कितना होगा, 7 से 14 के बीच में होगा, और 7 से 14 के बीच में दोस्तों एक ही आंसर दिया है 10, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। और अगर बात करें दोस्तों लगभग 9 से 10 के आसपास ही दोस्तों ऐसे सोल्यूशन का पीएच मान होता है, तो 10 आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग साल्ट्स गिव एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर। निम्न में से कौन सा लवण जल में घुलने पर क्षारीय विलयन बनाता है। NaCl, Na2SO4, Na2CO3, इनमें से कोई नहीं। कौन सा दोस्तों यहाँ पे आपको बताना है साल्ट है जो कि एल्कलाइन सॉल्यूशन देता है जब पानी में उसको घोलते हैं, तो दोस्तों वो है हमारा, डायरेक्ट आपको बताता हूँ, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट को जब आप वाटर में दोस्तों मिक्स करोगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस H2CO3 वीक एसिड बनता है और एक स्ट्रॉन्ग बेस बनता है, तो एल्कलाइन सॉल्यूशन बनता है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। ए बेसिक ऑक्साइड इज फॉर्म्ड बाय द एलिमेंट, यानी कौन सा एलिमेंट है, कौन सा मेटल है, यह एलिमेंट है जिससे दोस्तों बेसिक ऑक्साइड बनेगी। इसके लिए दोस्तों आपको मेटल नॉन मेटल पता होने चाहिए, उनकी प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। देखो दोस्तों, ऑक्साइड पूछा है, बेसिक ऑक्साइड। दोस्तों जो मेटल होते हैं ना, आपको याद रखना है, मेटल है जो बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं, और जो नॉन मेटल है दोस्तों वो हमारे कैसे ऑक्साइड बनाते हैं, एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं। तो इसने पूछा है बेसिक ऑक्साइड कौन बनाएगा, यानी दोस्तों इंडायरेक्टली आपसे ये पूछना चाह रहा है कि जो 4 ऑप्शन दिए हैं इनमें से मेटल कौन सा है, क्योंकि बेसिक ऑक्साइड तो मेटल बनाता है, तो आपसे यही पूछना चाह रहा है कि इनमें से मेटल कौन सा है। और अगर दोस्तों आपको क्वेश्चन भी नहीं समझ में आना, इसमें भी आप तुक्का मार सकते हो। आपको ये देखना है इनमें से अलग क्या है। अगर आप ध्यान से देखोगे, सोडियम तो दोस्तों मेटल है, ये तीनों क्या है, नॉन मेटल है। तो दोस्तों तुक्का मार के भी दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को आप सही कर सकते हो, थोड़ा हाथ दिमाग लगा के। तो सोडियम दोस्तों यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये बाकी सभी तो दोस्तों नॉन मेटल्स है, ये बनाएंगे एसिडिक ऑक्साइड, लेकिन सोडियम मेटल है, ये बनाएगा बेसिक ऑक्साइड। तो दोस्तों इस प्रकार आपको ये करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, विच वन आउट ऑफ द फ्लोइंग मेटल्स विल बी डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ इट्स साल्ट बाय अदर 3 मेटल्स, यानी निम्न में से वह कौन सी धातु है जो कि उसके विलयन में अन्य 3 धातुओं के द्वारा विस्थापित होती है। अब दोस्तों ये भी क्वेश्चन समझना, आपसे पूछना क्या चाहता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, इसने कहा है कि उस मेटल या उस जो भी एलिमेंट है, उस एलिमेंट का नाम बताओ, उस मेटल का नाम बताओ, कौन सा इन चारों में से जो बाकी तीनों के द्वारा, यानी बाकी 3 ना उस चौथी को क्या कर सकते हैं, डिस्प्लेस कर सकते हैं। ऐसी बतानी है जो बाकी तीनों के द्वारा विस्थापित हो जाएगी। अब दोस्तों विस्थापित कौन होता है और कैसे होता है, देखो जो दोस्तों ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो कम रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देता है, जितना ज़्यादा रिएक्टिव उतने कम रिएक्टिव को डिस्प्लेस करेगा। अब इसमें आपसे पूछा है कि उसका नाम बताओ, वो कौन सा मेटल है जो बाकी तीनों से क्या हो जाएगा, डिस्प्लेस। अब तीनों से डिस्प्लेस हो रहा है, यानी कि उसकी रिएक्टिविटी बाकी तीनों से कम होगी, तो ऑटोमेटिक इसका मतलब यह दोस्तों आपसे पूछना चाहता है कि इनमें से कौन सा लेस रिएक्टिव है, सबसे कम रिएक्टिव कौन सा है। और इसका आंसर देने के लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज पता होनी चाहिए, ठीक है ना। अब मैं आपको बताता हूँ, इन चारों में दोस्तों एल्यूमिनियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, फिर होता है दोस्तों आयरन, फिर होता है दोस्तों कॉपर, और सबसे कम रिएक्टिव है दोस्तों इन चारों में से सिल्वर।
तो ऑटोमेटिकली ये आपसे मतलब क्या पूछना चाहता है कि इनमें से सबसे कम रिएक्टिव कौन सा है। तो दोस्तों सिल्वर है जो सबसे कम रिएक्टिव है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ा ऐसे कर देता कि निम्न में से वह कौन सी धातु है जो उसके विलयन में अन्य तीनों धातुओं को विस्थापित कर देगी, अन्य तीनों को कर देगी तब एल्यूमिनियम हो जाएगा, और अन्य तीनों से हो जाएगी तब दोस्तों एजी यानी सिल्वर हो जाएगा। तो थोड़ा हाँ दोस्तों वर्डिंग का खेल है, ठीक है ना। अन्य तीनों को डिस्प्लेस करेगा तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा एल्यूमिनियम, और बाकी तीनों से डिस्प्लेस हो रहा है यानी लेस रिएक्टिव होगा तो एजी। तो ये आपको थोड़ा हाँ ध्यान में रखना है। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 है द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम ऑफ एलिमेंट एक्स इज 16। एक दोस्तों एलिमेंट है जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन 16 है। अब जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन 16, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 16, और जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन होते हैं वही एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर 16। और एटॉमिक नंबर 16 दोस्तों किसको होता है आपको पता है, ये होता है सल्फर का, यानी सल्फर की बात यहाँ पे हो रही है। उसके बाद क्या पूछा, x-2 यानी s-2, x की जगह s ले लिएगा, अब तो पता चलेगा सल्फर है, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपको बतानी है। अब दोस्तों अगर कल अकेला s था तो इलेक्ट्रॉन कितने थे, 16। अब इसने कहा s-2, माइनस का चार्ज तब आता है जब ये इलेक्ट्रॉन लेता है, -2 आया यानी कि इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन और ऐड हो गए, 16 तो पहले थे, अब 2 और ऐड हो गए, कितने बन गए, 18 बन गए। तो यहाँ पे 18 ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाता। अगर दोस्तों माइनस की जगह प्लस लिखो होता, प्लस तब होता है जब इलेक्ट्रॉन देता है। अब +2 का मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, तो 2 दिए, 16 में से 2 गए 14। अगर प्लस का साइन होता तो 14 आंसर होता, माइनस का साइन यानी 2 इलेक्ट्रॉन लिए तो 18 दोस्तों आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग मोलिकुल्स क्या है प्रोसेसर ए डबल बॉन्ड, यानी निम्न में से किस अणु में युग्म आबंध होता है। यानी आपको ये बताना है दोस्तों, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, इनमें से किस में डबल बॉन्ड होते हैं बताना है। दोस्तों H2 की बात करें, हाइड्रोजन में सिंगल बॉन्ड होता है, ऑक्सीजन में दोस्तों डबल बॉन्ड होता है, क्लोरीन में भी दोस्तों सिंगल होता है, ठीक है ना। तो डबल बॉन्ड आपसे पूछा तो ऑक्सीजन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और ट्रिपल बॉन्ड भी अगर आपसे पूछे भी आपको याद रखना है, नाइट्रोजन जो गैस होती है N2, इसमें दोस्तों ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो भी दोस्तों आपको याद रखना है, इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 है आयरन इज मिक्सड विद अदर मेटल्स टू मेक एन एलॉय। आयरन को दोस्तों एलॉय बनाने के लिए बाकी अन्य धातुओं के साथ भी मिक्स किया जाता है, तो क्या बनता है, स्टेनलेस स्टील बनता है। तो वो बाकी मेटल कौन से हैं, यानी लोहे को अन्य धातु से मिलाकर स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है, तो वे अन्य धातु कौन सी है। यानी आपसे ये पूछे दोस्तों कि आयरन है, अन्य 2 धातुएं भी बतानी है कौन सी है, ताकि इन तीनों को मिलाए और क्या बन जाए, स्टेनलेस स्टील बन जाए। तो स्टेनलेस स्टील कब बनता है दोस्तों, जब आयरन को मिलाया जाता है किसके साथ, क्रोमियम और निकल के साथ। अब क्रोमियम और निकल यानी Cr और Na, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको दोस्तों जितने भी एलॉय आपको याद कर लेना है, इनसे भी क्वेश्चन बन सकता है। जितने भी एलॉय हैं, ब्रोंज हो गए, कोई भी एलॉय हो दोस्तों, कि वो किन किन मेटल से मिलकर बना है, वो आपको याद कर लेना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एलोट्रोप ऑफ कार्बन। कार्बन का एलोट्रोप कौन सा नहीं है, कार्बन का अपर रूप नहीं है इनमें से। सबसे पहले दोस्तों बकमिस्टर फ्लोरीन, ये तो दोस्तों इसका एलोट्रोप है, ग्रेफाइट भी है, डायमंड भी है। दोस्तों 3 क्या है, एलोट्रोप है कार्बन के, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको ऐसा क्वेश्चन भी पूछ लेगा कि निम्न में से कौन सा कार्बन का एलोट्रोप है, एक ऑप्शन इन तीनों में से होगा, बाकी तीनों दोस्तों अलग होंगे। तो यहाँ पे पूछा कौन सा नहीं है, तो पहले 3 तो होते हैं, चौथे वाला नहीं है, ग्रेनाइट, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22, बहुत ही इजी क्वेश्चन दोस्तों, अगर आपको पता है इनके बारे में, जो फंक्शनल ग्रुप है इनके बारे में अगर नॉलेज है ना, क्लास 10th में दोस्तों एक चैप्टर है कार्बन वाला, उससे एक क्वेश्चन है, फंक्शनल ग्रुप इन ब्यूटेनॉल। ब्यूटेनॉल में कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल ओल, ओल लगता है दोस्तों एल्कोहल में, तो इसमें कौन सा है दोस्तों, एल्डी मतलब एल्कोहल ग्रुप हो जाएगा। ब्यूटेनॉल, प्रोपेनॉल, मिथेनॉल, इथेनॉल, अगर पीछे ओल लगा है ना, ओल, तो ओल का मतलब दोस्तों एल्कोहल ग्रुप हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, एल्कोहल। अगर दोस्तों लगा हो मिथेनल, इथेनल है ना, प्रोपेनल, ब्यूटेनल, अल लगा हो अल, तो अल से यानी एल्डिहाइड होगा, तब कौन सा हो जाएगा, एल्डिहाइड। अगर लगा हो दोस्तों प्रोपोन है ना, मतलब प्रोपेनोन है ना, ब्यूटेनोन, इथेनोन है ना, पेंटेनोन, तब ओन लगा हो पीछे, क्या लगा, ओन, तब समझाना कौन सा दोस्तों फंक्शनल ग्रुप होगा, कीटोन होगा। क्या होगा, कीटोन। अल लगा है तो एल्डिहाइड, ओल लगा है तो एल्कोहल, ओन लगा है तो कीटोन। अगर लगा दोस्तों ओइक एसिड, जैसे ब्यूटेनोइक अम्ल या ब्यूटेनोइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ओइक एसिड लगा है, तब दोस्तों कार्बोक्सिलिक अम्ल हो जाएगा। तो इससे भी दोस्तों क्वेश्चन बन सकता है, सभी फंक्शनल ग्रुप आपको आने चाहिए। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कुकिंग इफ द आउटसाइड सरफेस ऑफ द यूटेंसिल गेट्स ब्लैकेंड इट इंडिकेट्स दैट, यानी खाना पकाते समय अगर बर्तन का जो बाह्य तल है वो काला हो जाता है, तो ये क्या दर्शाता है। दोस्तों आपने देखा होगा कई बार चूल्हे पे अगर खाना बनाते हैं
तो नीचे से दोस्तों जो तल होता है, कोई भी पतीली वगैरह कुछ भी है बर्तन है, वो नीचे से काला हो जाता है। तो ये क्या दर्शाता है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब पहला दोस्तों द फ्यूल इज बर्निंग कंप्लीटली, यानी ईंधन पूर्ण रूप से जल रहा है। दूसरा फूड इज कुक्ड कंप्लीटली, खाना पूरी तरह से पक रहा है। उसके बाद द फ्यूल इज नॉट बर्निंग कंप्लीटली, यानी जो ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है, या फिर फूड इज नॉट कुक्ड कंप्लीटली, यानी कि खाना पूरी तरह से नहीं पक रहा है। दोस्तों आपको यहाँ पे कंबशन के बारे में पता होना चाहिए। एक होता है अनकम्प्लीट कंबशन, एक कंप्लीट। कंप्लीट कंबशन में जब दोस्तों कोई भी फ्यूल है वो कंप्लीटली बर्न हो जाता है, ठीक है ना। तो जब कोई फ्यूल कंप्लीटली बर्न हो जाता है, एक तो उससे फ्लेम नहीं ज़्यादा होती, ठीक है ना, मतलब थोड़ी बहुत फ्लेम होती है, वहाँ तक वो बर्न हो जाता है। दूसरा दोस्तों वो कोई भी ना एक्स्ट्रा पदार्थ नहीं छोड़ता। जब कोई भी, जैसे आपने देखा होगा, अगर आप चूल्हे पे पतीली रखोगे तो उसके नीचे काला काला हो जाएगा, लेकिन तब जब आप दोस्तों गैस पे बनाओगे, ठीक है ना, एलपीजी जो गैस होती है सिलेंडर, उस पे जब आप खाना बनाओगे तब दोस्तों नीचे से जो बर्तन है वो काला नहीं होता। क्योंकि दोस्तों चूल्हे में आप किसका यूज़ करते हो, जो काऊ डंग है उससे, काऊ केक हो गया जो है ना, डंग केक मान लो, या लकड़ी वगैरह का यूज़ करते हो, तो लकड़ी दोस्तों कंप्लीटली बर्न नहीं होती, ठीक है ना, उसके पार्टिकल उड़ जाते हैं और वो वहाँ पे चिपक जाते हैं, ठीक है ना, इसकी वजह से काला हो जाता है। लेकिन गैस में दोस्तों कंप्लीटली बर्न हो जाती है, ठीक है ना, तो वहाँ पे दोस्तों काला नहीं होता। तो ये आपको याद रखना है, ईंधन पूर्ण रूप से नहीं जल रहा है, इसका मतलब दोस्तों क्या है, तभी दोस्तों जो मतलब कोई भी बर्तन है वो नीचे से काला हो जाता है। तो द फ्यूल इज नॉट बर्निंग कंप्लीटली आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट इज 283। इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल द एलिमेंट इज प्लेस्ड इन। दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया है एक एलिमेंट का, एक तत्व का, 2 8 3, ठीक है ना, यानी कि 2 और 8 10 और 3 13 दोस्तों इसका एटॉमिक नंबर बनेगा, और 13 एटॉमिक नंबर दोस्तों एल्यूमिनियम का होता है। तो आपको बताना है जो ये मतलब कि एल्यूमिनियम है, ये जो भी एलिमेंट है, जो भी तत्व है, उसका ग्रुप कौन सा होगा। दोस्तों जो एल्यूमिनियम है, यानी यहाँ पे जब जिसके 3 आ जाता है तो वो 13 ग्रुप में आता है। किस में आता है? 13 ग्रुप में, ठीक है ना। तो ये तो हमारा कौन सी में आएगा? 13 ग्रुप में आएगा। तो आपको याद रखना है, अगर यहाँ पे दोस्तों 4 होता तो 14 ग्रुप, 5 होता 15, 6 होता 16, 7 होता 17, 8 होता तो 18, और अगर यहाँ पे 1 2 होता तब दोस्तों पहले और दूसरे ग्रुप में ही आता है। यानी दोस्तों अगर 30 तक की बात करें, आपको सिर्फ 20 या 30 तक याद करने, ज़्यादा नहीं करने, ठीक है ना। यहीं से आपका क्वेश्चन पूछेगा। अगर दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 2 1 आया तो फर्स्ट ग्रुप में, 2 आया तो सेकंड ग्रुप में, लेकिन 3 आ गया ना तो ये दोस्तों 13वें ग्रुप में चला जाता है। यानी 1 से 2 और 13 से 18, तो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर दोस्तों 25। क्वेश्चन नंबर 25 है द थर्मल रिएक्शन CH4 + Cl2, और इससे क्या बना CH3Cl + HCl। ये किसका एग्जाम्पल है? जो ये रिएक्शन है ये किस अभिक्रिया का उदाहरण है? एडिशन का, सब्स्टिट्यूशन का, हाइड्रोलिसिस का या ऑक्सीडेशन का, संकलन का, प्रतिस्थापन का, जल अपघटन का, फिर ऑक्सीकरण का। दोस्तों जो ये रिएक्शन है, एक दोस्तों डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। ये वाला दोस्तों सब्स्टिट्यूशन का रिएक्शन है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है दोस्तों, कोई फंक्शनल ग्रुप है किसी भी कंपाउंड का, ठीक है ना, वो दूसरे के साथ चेंज हो जाता है। यानी किसी, अगर ज़्यादातर दोस्तों सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किस में होती है, जो हाइड्रोकार्बन है, जैसे CH4 एक हाइड्रोकार्बन है, इस हाइड्रोकार्बन में दोस्तों जो H है वो क्या हुआ, दूसरे के साथ सब्स्टिट्यूटेड हो गया, यानी कि Cl के साथ सब्स्टिट्यूट हो गया। यहाँ पे दोस्तों CH3 Cl बन गया, यानी 4th H, एक चला गया Cl आ गया, और Cl2 में दोस्तों Cl की जगह क्या आ गया, H आ गया, तो HCl बन गया। यानी कि जब दोस्तों कोई फंक्शनल ग्रुप चेंज होता है आपस में, ठीक है ना, सब्स्टिट्यूट हो जाता है, तब दोस्तों कौन सी होती है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। लेकिन दोस्तों एक डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट भी होती है, उसमें जो रिएक्टेंट है, एलिमेंट है, ठीक है ना, वो आपस में डिस्प्लेस होते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है, सब्स्टिट्यूशन ऑप्शन भी आपके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये थे हमारे 25 क्वेश्चन। उम्मीद है आपको वीडियो से नॉलेज बहुत सारी मिली होगी, कुछ ना कुछ जरूर सीखने को आपको मिला होगा। अगर वीडियो दोस्तों हेल्पफुल लगी तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। बहुत छोटा है एम आपके लिए रखता हूँ दोस्तों 50 लाइक्स का। अगर आप 50 लाइक कंप्लीट करवा देते हो तो आपके लिए दोस्तों सेकंड पार्ट भी मैं लेकर आऊँगा केमिस्ट्री का। और दोस्तों कमेंट में बताना वीडियो कैसी लगी, कोई डाउट हो आप वो भी कमेंट करके पूछ सकते हो। और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ। और दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जब भी मैं आपके लिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आऊँ उसकी नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुँच जाए। और ये हमारे दोस्तों टेलीग्राम और व्हाट्सएप के लिंक है जो कि डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। अगर आपने ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे दोस्तों आप पर्सनल डाउट अपने पूछ सकते हो। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपको एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।